Namaskar, I'm Ashok Vyas, and we talked about media and Sanskar yesterday, and the feedback that we got in extension of the thinking that was shared. The idea came that we should also talk about media and mind. So that's what we are doing, and I have the pleasure of welcoming Dr. Nitin Saras and Dr. Prem Tanmay again. Let us this time around start from talking about mind. तो नितिन जी, माइंड को हम ऐसे इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं, कई बार मन की बात को हम कर रहे होते हैं, तो मन के ऊपर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, उसमें मीडिया का भी एक स्पेशल हिस्सा है या नहीं है, इसको लेते हुए आप अपनी बात प्रारंभ करें. Any visual will have a very, very strong impact on the mind. So, when we talk about media, it actually captures all your senses. So, it has an immense impact on your mind, on your psyche, everything. तो ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि मीडिया का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ये एक प्रूवन फैक्ट है. ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे जो बच्चे थे उनके साथ बिहेवियरल इशू आए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे थे. और जब बच्चे स्क्रीन देख रहे थे तो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ऐसे गेम्स जहाँ पर बहुत वायलेंस था. तो उनके बिहेवियर में वायलेंस आना शुरू हो गया. इट्स अ प्रूवन फैक्ट. ये पूरी स्टडी है इस टर्म पर. उनको बहुत ज़्यादा टैंट्रम अटैक्स पड़ने शुरू हो गए उनके साथ. तो मीडिया will certainly have a huge impact on our psyche. Not only just mind, it will have a lot of impact on our psyche. तो प्रेम जी, ऐसा बिल्कुल एक गांधी जी को याद करते हुए और गांधी जी को उस जगह से याद करते हुए जहाँ हम उनको अहिंसा के पुजारी के रूप में देखते हैं, उनके बारे में अलग अलग बातें अभी विशेष करके प्रकाश में आती हैं और लोगों की राय अलग हो सकती हैं. उस तरफ नहीं जा रहा हूं. मैं सिर्फ गांधी जी को याद इस दृष्टि से कर रहा हूं कि जो मन की शुचिता की बात हम करते हैं, तो गांधी जी ने इस पर जोर दिया कि साधन जो है वो भी शुद्ध होने चाहिए. तो मन को मनाने के, मन को बनाने के जो साधन है, उसमें परिवार के संस्कार के अलावा क्या कुछ पढ़ते हैं, क्या कुछ देखते हैं, जैसा नितिन ने कहा, वो सब बातें प्रभावित करती है. तो आप अगर काल्पनिक रूप से देखें, एक बच्चा जो 20 साल पहले बड़ा हुआ है, उसके आसपास दुनिया ही अलग थी. अभी जो बच्चा बड़ा हो रहा है, इन एडिशन टू द मीडिया, जो ट्रेडिशनल मीडिया था जिसमें हम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, उसके पास अब ऐप भी हैं, उसके पास अब ऐसे कंप्यूटर गेम्स हैं जिसके बारे में आप उससे देखकर भी नहीं समझ पाते हो कि वो क्या क्या खेल रहा है, क्या क्या है. तो हम इसको भी मीडिया के क्लासिफिकेशन में या ब्रैकेट में ले लेते हैं, अगर जिस तरह के ऐप, कंप्यूटर गेम्स वगैरह. तो ओवरऑल जो मीडिया हमारे नई जनरेशन के लिए अभी अवेलेबल है, उसका उसके माइंड पर क्या पॉसिबल पॉजिटिव निगेटिव असर दिखाई देता है, प्रेम जी? देखिए अशोक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेंगलोर निमहांस के अंदर एक अलग अभी डिपार्टमेंट खुला है जिसमें मीडिया या मोबाइल इम्पैक्ट जो ब्रेन पर पड़ रहा है उसके ऊपर पूरा मनोवैज्ञानिक असर क्या हो रहा है उसको लेकर के एक डिपार्टमेंट खुला है. और उस डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चे आकर के उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है जिनके ऊपर मीडिया ने इतना प्रभाव डाला है कि वो अपनी उस दुनिया से बाहर ही नहीं निकलते. अगर वो क्राइम की दुनिया देख रहे हैं तो वो क्राइम की दुनिया ही देखना चाहते हैं. वो घर के बाहर में खुद को क्रिमिनल की तरह ही पेश करने लगता है. इतनी एरोगेंसी आई है. आज मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देख रहा हूँ जिनके पेरेंट्स ये कह करके लेकर आ रहे हैं कि ये इतना मोबाइल में बिजी रहता है कि मैं अगर इसे कहूँ कि तुम मोबाइल रख दो तो वो मरने मारने पे उतारू हो सकता है. अब आप बताइए, ये जो एडिक्शन है, ये एक तरीके का एडिक्शन है. हमने आज तक कहा है कि ज्ञानेंद्रियों को, अपने इंद्रियों को वश में रखो. हमारा जितना पठन पाठन आज तक हुआ है इंद्रियों को वश में रखने के. और आज का जो वातावरण है वो ये कहता है कि इंद्रियां आनंद लेने के लिए हैं. अगर आप उसका आनंद ले रहे हो तो क्या हर्ज है.
अब आप बताइए कि जो ये विचार आपके सामने रख रहा हो, एक तरफ हम ये पढ़ाते रहे कि इंद्रियों को वश में रखो, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि इंद्रियां आनंद के लिए हैं, और आप उसका जितना आनंद जैसे ले सकते हो आप लो, उसमें हर्ज क्या है? तो फिर वर्जनाएं तो टूटेगी, और इसमें मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। और जैसा कि कहा कि कोरोना पीरियड के अंदर हम सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रहे, बच्चों को स्क्रीन पढ़ाया जाने लगा, स्क्रीन पर ही पढ़ाया जाने लगा, और जितना पीरियड बीच में गैप पर मिलता, और आज का बच्चा तो इतना समझदार है कि वो साइड स्क्रीन करके और वो बीच में स्क्रीन ला करके क्या क्या बीच में देख लेता है, और बच्चे तो यही समझते हैं कि भाई वो हाँ, अपनी पढ़ाई पढ़ाई कर रहा कर है, रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो आप इस चीज से कैसे बचेंगे? और इसका बचना बहुत मुश्किल काम लगता है, इस वातावरण को और इस जगह जहां पर इसके समर्थक बहुत शिद्दत के साथ में आ गए हैं सामने, कि क्या है, इंद्रियां हैं, आप आनंद लीजिए, आनंद लेने के लिए आंखें हैं, देखने के लिए है, जिह्वा है वो उसका आनंद लेने के लिए है, जो जो चीजें हैं वो सब कीजिए। तो इसी चक्कर के अंदर ये चीज सामने आई है कि अगर सिगरेट पीने से आनंद मिलता है तो सिगरेट को क्यों रोका जाए? बाद में पता लगता है भाई बीमारियां हो रही है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक सत्य था ना, कि फिल्म में सिगरेट का धुआं उठाते देख करके बहुत लोगों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और वो नीचे लिखा हुआ आता है कि ये हाँ, सिगरेट और ये पीना, इंजूरियस है। हाँ, उससे पर कोई उससे असर पड़ेगा। होता क्या है, इंजूरियस होने से, लिखने से क्या होता है, उसको थोड़ी मान रहा है व्यक्ति। नितिन जी, ये जो बात इन्होंने कही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और अगर किसी के स्वभाव में अधीरता या इम्पेशंस और एंगर उसका एक नॉर्म बन जाता है, चाहे वो कंप्यूटर गेम देख के बन रहा हो, चाहे किसी और कारण से बन रहा हो, वो एक एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड को नॉर्मल समझने लग जाता है, तो उसके लिए उससे बाहर आकर जो हम जैसे बात कर रहे होते हैं जीवन का सौंदर्य वगैरह, वो उसके लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। सो देर इज इमीडिएट लॉस अबाउट विच ही विल नॉट बी अवेयर, बिकॉज उसको लग रहा है ये तो फालतू की बात है, इट डजंट एग्जिस्ट। दिस स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, एंजाइटी, एंगर एटसेट्रा is the norm, and this entertains me. I'm good with it and don't bother me. और जो इसे उन्होंने बताया, मैं आप क्योंकि साइको स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, बच्चों की तरफ ही रहते हुए, अगर वो माँ बाप की बात ही नहीं हो रहा, उसको बुलाएगा आएगा ही नहीं, अगर उसको डांटोगे तो दूसरा पेरेंट कह देगा कि आप इसके साथ ऐसे व्यवहार न करो। ऐसी स्थिति में बहुत सारे परिवार होंगे। तो आप क्या समझते हैं, हम मीडिया और माइंड से हटके थोड़ा एक ह्यूमन इंटरेक्शन में जो हेल्प करता है या नहीं करता है, उसकी बात करें जी। मेरे पास एक मदर आई और बोली मेरा बच्चा बहुत टीवी देखता है। मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी देर टीवी देखते हैं? तो बोले टीवी तो घर में चलता ही रहता है। तो अगर मेरे घर में टीवी चलता ही रहता है, अगर मैं एज अ पेरेंट 24/7 खुद मोबाइल पे लगा रहता हूँ, तो अब आप किस तरह की जो एग्जाम्पल है वो सेट कर रहे हैं? इसलिए पहली चीज तो ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजों के न्यू नॉर्मल बनते जा रहे हैं। जैसे पहले जब हम और आप बचपन में बड़े हो रहे थे, तो फोन का मतलब होता था तार से जुड़ी हुई एक चीज जो केवल काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी, महंगी भी बहुत थी। पर आज जब बच्चा पैदा होता है, और खासकर इंडिया में तो आप देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी मेड आती है, उसका बच्चा जितनी देर वो सफाई करती है उतनी देर मोबाइल पे लगा रहता है। अगर वास्तव में हमें इस मीडिया के इम्पैक्ट से अपने बच्चों को बचाना है, तो वो जो नींव उसकी पड़ रही है, उस समय हमें उसे अपना वक्त देना होगा। समस्या ये नहीं है कि मीडिया क्या परोस रहा है, समस्या ये है कि हम क्या परोस रहे हैं। हम कुछ परोस ही नहीं रहे हैं, हम अपना वक्त नहीं देते। एनएलपी में एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि बच्चे के लिए लव की स्पेलिंग TIME होती है। क्या बात। आप कितना टाइम अपने बच्चे को देते हो, वो उसके लिए प्यार है। हम लेकिन परोस क्या रहे हैं? नितिन जी, ऐसा है कि परोसने की बात करेंगे, मुझे याद है एक समय में ऐसा था कि संस्कारित होने की दिशा में दादी अम्मा की कहानियां बहुत प्रचलित बात थी, दादी कहानियां सुनाती।
जब दादी कोई ट्रेंड स्टोरी टेलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके कंपटीशन में क्या है कि यूट्यूब भी है, उसके कंपटीशन में इतने सारा मसाला और गेम्स ऑफ कोर्स भी है। तो प्रेम जी ये जो स्थिति है ना जहाँ पे बच्चे को नहीं बड़े को भी ले लीजिए, जिसकी साइकोलॉजी को समझ के ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं उन्होंने और नई नई चीजें निकाल रहे हैं, और भी कुछ आएंगी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, इंटरेक्टिव कुछ और चीजें आने लग जाएंगी। बट फॉर नाउ जैसे ये शॉर्ट्स चलते हैं या रील चलती है और वो छोटा छोटा, आप यानी कि हमारे मन के विकास या उस उसकी परिपक्वता की दृष्टि से जो एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है वो बच्चों का क्या बड़ों का भी खत्म हो रहा है। हम बहुत आराम से कहते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा का टाइम स्पान नहीं है, हालांकि इसके बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रेम जी ये जो चुनौती है एज ग्रैंड पेरेंट, जैसे आप तो लेखक भी हैं, कवि भी हो सकता है आपके पोते आपके पास आके आपको सुने, बिकॉज इंटरेस्टिंग, हर एक दादा दादी इंटरेस्टिंग हो जरूरी नहीं। सो इस दोनों स्थितियों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है? एक बात और जोड़ देने की अनुमति लेता हूँ। हम लोग बचपन में पहले कुछ बातें रोज सुनते थे, कहीं ना कहीं आ जाती थी, बड़ों का आदर करना चाहिए। अभी कहाँ सुनने में आता है आपको ये प्रेम जी? नहीं, आजकल तो ये सुनने को आता है कि आपको दोस्ताना रखना चाहिए। आप उनके साथ इतना इजी गोइंग रहें, आप उनके साथ में वर्जनाएं नहीं रखें, आप जो भी वो बात करता है आप उसके साथ में जुड़े और उसके साथ में ये सब चीजें करें। लेकिन मैं एक बात आपको और बताता हूँ, वक्त है लेकिन उनके पास नहीं है। आपके पास वक्त भी है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ वक्त बिताया जाए, लेकिन बच्चे वक्त बिताना ही नहीं चाहते आपके साथ। आप क्या करेंगे? वो तो घुसा ही रहना चाहता है, मोबाइल से बाहर ही नहीं आना चाहता। वही मैं कह रहा हूँ, क्या करें? और अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, आप चाहते हैं कि उसको रोका जाए, तो एरोगेंट हो जाएगा, वो आपसे झगड़ा करेगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने इतना आतंक मचाया घर पर इस बात को लेकर। मेरे यहाँ पर बहुत सारे जो है पेरेंट्स आते हैं जो आकर कहते हैं कि साहब बच्चे को कैसे समझाएं, वो रात को 2-2:30 बजे तक मोबाइल नहीं छोड़ता, और हम उसके कमरे में जाते हैं तो हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो क्या क्या देख रहे हैं हमें ये भी नहीं पता, अदर लैंग्वेजेस में देख रहे हैं, वो कोरियन फिल्म देख रहे हैं, पता नहीं, जो लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं। और उसकी भाषा में भी अब वो परिवर्तन आ रहा है कि वो कोरियन लैंग्वेज की तरह बात करने लगा है। मैं तो यहाँ पर भी ये देख रहा हूँ, ऐसे पेरेंट्स भी मेरे पास में आए हैं जो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, वक्त देने के लिए तैयार हैं लेकिन वो वक्त लेने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, ऐसे में आप उनको आप उसको हॉस्पिटल ही ले जा सकते हैं। और मैंने कहा यहाँ पर निमांस में वो डिपार्टमेंट खुला है जो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए एडमिट कर लेता है हॉस्पिटल में, और वो उनको बताता है कि स्क्रीन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से क्रैम्प्स आने लगते हैं उनको। और हाइपोथेसिस मतलब वो हाइपोथेटिकल दुनिया में जी रहा है, उसकी बोलचाल भी वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, वो एक कार्टून आता है ना, क्या पता नहीं, वो बच्चा वैसे ही बोलने लगता है। अब आप बताइए कि इतने बड़े एक खतरे को, जो इतना बड़ा खतरा हमारे सामने आ रहा है कि वो व्यक्तिगत आदमी बन रहा है, एक हाइपोथेसिस में जी रहा है, एक अपनी दुनिया में जी रहा है, और उसको वो इंटरप्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, जो भी उसको इंटरप्ट कर रहा है वो उसका दुश्मन है। आप बताइए ऐसे वक्त में आपके पास में क्या उपचार है? वो घर छोड़ के चला जाएगा, आप अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो रूम लेके रहेगा आपके पास में जाकर के, वो या मुझे नहीं रहना आपके साथ में। इतना बड़ा एक बहुत बड़ा खतरा सामने है, और उस खतरे का बचने का कोई उपचार मेरे को बहुत नजदीक तक में दिख नहीं रहा है। नितिन जी, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें वो अपने परिवार के साथ के संबंधों को भी नहीं समझ पा रहा है, वो आत्मीयता के अर्थ को और कृतज्ञता के भाव को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा है। तो फिर जब परिवार को नहीं समझ रहा है तो वो ये जो बड़े बड़े हम राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं या अमुक अमुक धर्म की परंपरा की बात कर रहे होते हैं, ये सारे संदर्भ एक अलग जगह के अलग तरह के लोगों के लिए है, उसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है किसी धर्म के साथ में। मैं यहाँ पे अरे नहीं, वो आपसे ये कहता है आपने क्या एहसान कर दिया, सब बच्चे को बड़ा करते हैं, सब पढ़ाते हैं।
आपने क्या कर लिया ऐसा ये जो मैं आपके देवानंद लिए की विशेष पुरानी रूप पिक्चर थी हरे राम हरे कृष्ण, उसमें भी था। तो नितिन जी, अब ये समस्या के बारे में बात करने लगते तो ऊन के गोले की तरह वो बढ़ती चली जाती है। तो हम थोड़ा थोड़ा समाधान का भी समानांतर कोई स्थान बनाते रहे तो ये जिम्मा आपके ऊपर जाता है। देखिए, मैंने इस तरह के कम से कम अब तक 150 लोगों के साथ काम किया होगा। मेरा ये मानना है कि जिस समय वास्तव में जो 0 से 8 साल का वक्त है, वो वक्त है जब आपको बच्चे को टाइम देना होता है। इसमें से भी जो 0 से 4 साल का वक्त है, वो डायलॉग स्टैब्लिश करने का वक्त होता है बच्चे के साथ। 4 से 8 उस डायलॉग को और एनरिच करने का वक्त होता है। और आज भी अगर आपने वो डायलॉग बच्चे के साथ 0 से 8 में बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग टू योर चाइल्ड रिड्यूसेस टू 90%। प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट होने का एक बहुत बड़ा फायदा है, यू गेट अ क्लीन चिट। बच्चों के ऊपर एक थपका लगा दीजिए। आज की जनरेशन ऐसी ही है। जनरेशन में आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ, अगर दादी आज भी कहानी सुनाए तो दादी को प्रोफेशनल कहानी बना सुनाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा एक ही कहानी 100 बार आज भी सुनता है। बच्चे को एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके अंदर एनर्जी है। अगर आप उसके साथ बच्चा बनकर खेलने लगे तो आप उससे मोबाइल आज भी बहुत आराम से छुड़वा सकते हैं। हम स्कूल्स में एक्टिविटीज जब कराते हैं बच्चों के साथ, तो वहां प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप बच्चे के साथ वास्तव में इन्वॉल्व कर कर उसको बच्चा बन जाओ, उसे एंटरटेनमेंट के अच्छे साधन प्रोवाइड कराने लगो, तो आप उसे मोबाइल से हटा सकते हो। जिसकी बात प्रेम जी कर रहे हैं, वो 1% बीमार लोग हैं। 99% जो हेल्दी माइंड है, उसे बहुत आराम से पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस दिए जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम किन माँ बाप की बात कर रहे हैं जो सुबह 8 से रात के 10 तक अपने जीवन के संघर्षों से बेचारे उबर नहीं पाते। तो वो जब वक्त भी देते हैं तो मरा हुआ वक्त देते हैं। उस मरे हुए वक्त के कारण उस बच्चे को ज्यादा एंटरटेनिंग वो मोबाइल लगता है। माँ खुद बच्चे को मोबाइल पकड़ाती है क्योंकि उसे सोना है, उसे खाना खाना है, उसे अपना काम करना है, या बच्चे को खाना खिलाना है तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट कर दो और मुंह में ठूस ठूस के खाना खिला दो। जबकि होना ये चाहिए, आप बच्चे के साथ एक बॉन्ड बनाओ और खाना खाने के लिए एक निवाला गाय का, एक निवाला कुत्ते का, एक निवाला चांद का बच्चे को खाना खिला दो। आज भी संभव है। मानवीय मानवीय मूल्य ही रहेंगे। हाँ, बच्चे की भाषा, उसे आप पुरानी तरह जी माता जी जी पिताजी नहीं बोलेगा, पर आज भी आपके प्रति बच्चे के अंदर प्रेम हो। जब वो अपने यूथ में जाएगा तो बागी बनेगा। आप भी बने थे बागी, आप छोटे बागी थे, दबे हुए बागी थे, थोड़े, अगर मैं क्षमा चाहूंगा, हिपोक्रेट बागी थे कि माता पिता के लिए अगर कुछ मन में बुरा आता था तो दोस्तों से बोलते थे। आज का बच्चा एक ऐसा बागी है जो गुलामी की सारी परंपराओं को तोड़ना चाहता है। निधि, मैं अब थोड़ी आपकी बात को तोड़ना चाह रहा हूँ। ये जो हिपोक्रेट शब्द है ना, प्रेम जी, उसको थोड़ा विश्लेषण करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि वो कहते हैं भाई कथनी और करनी में अंतर नहीं हो रहो, वो आदर्श रूप से तो ठीक है। और जिस तरह का विचार आएगा, अगर आप उसी को एक्सप्रेस करने लग जाओगे, जैसे कि कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, और उसको आप कहोगे नहीं मैं तो ट्रूथफुल हूँ, मैं तो हिपोक्रेट नहीं हूँ, इसलिए मेरे मन में आया कि नितिन जी के प्रति मुझे ऐसा भाव आया कि मैं इनको गाली दूं, तो मैंने गाली दे दी। वो एक रेस्ट, जो हम जिसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल और हिपोक्रेसी में अंतर कैसे किया जाए। क्योंकि ब्लेम लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि ये सभी हिपोक्रेट है, क्योंकि जो जैसा सोच रहा है किसी के बारे में वैसे का वैसे कहेगा तो दुनिया चलेगी नहीं। प्रेम जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि न तो हम किसी पर कुछ थोप रहे हैं, अब मन ही ऐसा हो रहा है कि वो आपको सुनना नहीं चाहता।
ये आप कह रहे हैं मैं वक्त देना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं वक्त देना चाहता हूँ, पर अगला वक्त लेना नहीं चाहता, आप क्या करेंगे उसके लिए? आप उसको कहेंगे कि चलो मैं तुम्हें एक एक निवाला चांद का, एक निवाला गाय का, एक निवाला, उसको नहीं खाएगा वो तब भी। वो कहेगा मेरे को पता है कि आप मेरे को खाना खिला रहे हैं, वो अब इतना समझ गया है, वो आपकी इन बातों में आता नहीं है। उसको आप जब तक मोबाइल चला करके नहीं दोगे, वो अपनी पसंद की चीज नहीं देख रहा होगा, तब तक खाना नहीं खाएगा। अब ये चाहे आदत ये आपने 80 डाली, नितिन जी, ये जो कह रहे हैं वो 80% जगह पे तो लागू होता ही होगा, मे बी 70-90 क्योंकि भी वो उस ईज के लिए माँ ने ही वो शुरुआत कराई है। हम्म अगर अरे आप माने, आज भी अगर आप मैं मेरे ये पास कह रहा हूँ, चलिए, मैं देखिए नितिन मैं जी, मैं आपको एक बात आगरा में बताना चाहता हूँ सत्संगियों आपको, के परिवार आज भी दिखाता हूँ, मैं आपको बताना चाहता जहां हूँ पर नितिन बच्चा जी, बिना मोबाइल के, मैं बिना अपने टीवी घर के खाना में खाता है। मैं अपने घर में नॉनवेज नहीं खिलाता। बच्चा पड़ोस में जाकर खा के आ जाएगा, आप क्या करेंगे? देखिए, आप ही थोड़ी है अब उसकी हमको दुनिया, वो दुनिया बिल्कुल बाहर सही की बात है। है। वो अगर मोबाइल बाहर आपकी जाकर वाली के दुनिया करेगा को, उसके साथ, अगर आप अपने दोस्त अपनी के साथ। वाली दुनिया को कंट्रोल अच्छे से करेंगे, तो बहुत अच्छा पार्ट आप उसका कंट्रोल कर लेंगे। वो चोरी से जो भी कर रहा होगा, वो एक्सपेरिमेंटेशन की तरह होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम प्रेम जी, अब मैं मैं आप दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा बोलने की अनुमति आप दोनों से लेके, आप दोनों जो बात कह रहे हैं वो अपनी अपनी जगह सही है। ऐसी स्थितियां भी होंगी कि आप बार बार प्रयास कर रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन सामान्य रूप में खास करके जीवन में भी, और जैसे हम अभी सार्वजनिक ढंग से इस बात को शेयर करें, तो जो आशा वाला स्थान का दरवाजा खुला रखेंगे नहीं, तो फिर आगे बढ़ नहीं नहीं, पाएंगे। आशा का दरवाजा खुला रखना ही पड़ेगा, जी जी। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वही बच्चा नौकरी भी करेगा आगे जाकर के, वही बच्चा परिवार भी चलाएगा, वही बच्चा अपने पेरेंट्स को अस्पताल भी ले जाएगा, वही बच्चा जरूरत पड़ने पर आपके लिए खड़ा भी होगा, ये बात नहीं है। लेकिन वो बहुत इमरजेंसी होगी तब ये सब चीजें होगी। तो फिलहाल चूंकि ये विषय बहुत ही व्यापक है और हमने टेंडर माइंड से बात करके अभी वयस्क माइंड तक चले गए हैं, बच्चों की यात्रा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है नितिन जी, कुछ माता पिता जहां मौका मिलता है वो बच्चे की आलोचना ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, चाहे वो अपना सोशल सर्किल होगा या उसके सामने, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। वो उसकी जो अच्छाई है वो देखने की प्रैक्टिस उनको करनी चाहिए। इसके बारे में मुझे मुझे लगता है कि करनी चाहिए, कि वो अच्छाई देखेंगे तो उसमें जो अच्छाई है वो और बढ़ेगी, इसकी भी संभावना रहती है। जैसे इन्होंने कहा कि वो बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, जो भी ध्यान करे, ही विल स्टैंड बाय। इसकी संभावना निश्चित रूप से है और कई परिवारों में ऐसा हुआ, लेकिन माता पिता उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, जो जो उसकी अच्छाई है। ये समझो वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो आपसे बात ढंग से अशोक नहीं जी, कर। आपने जिस फिल्म की बात की एनिमल की, जी उस एनिमल में आप देखिए उसके पिता और उस बेटे के बीच के संबंध कैसे हैं। जी। इसके बावजूद क्या आप अंडर करंट कहानी ये कह रही है क्या कि वो अपने पिता का ध्यान नहीं रख रहा है? नहीं। आप बताइए अंडर करंट क्या है? अंडर करंट वो दोनों बहुत जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग में है, लेकिन फिल्म में कहीं पर भी प्रेजेंट में ये चीज दिखाई जा रही है क्या? अंडर करंट पता लगता है ये सब चीजें। वो कितना प्यार करता है, वो बताना चाहता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, और वो कितनी उसकी रक्षा के लिए चिंता कर रहा है, ये सब बातें हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में संबंध अच्छे हैं क्या? ये जो एनिमल ने बताया, आपने जिसका जिक्र किया जिस फिल्म का, अब वो ही स्थितियां जो है, क्या उस स्थितियों को सामान्य माना जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, चलो महिला के प्रति उसका जो व्यवहार है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं तो पिता पुत्र के संबंध की बात कर रहा हूँ। उस फिल्म में बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग बताई कि दोनों के अंदर के दोनों एक दूसरे के लिए मरने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में वो एक साथ नहीं रह सकते। हम्म। ये क्या लेकिन चीज है? हाँ देखिए, वो फिल्म बहुत अलग तरह के विश्लेषण की मांग करती है। वहां पे से वापस आते हुए नितिन जी, मैं ये निवेदन कर रहा आपसे कि माता पिता अब चाहे जिस उम्र के हों, वो बच्चे की अच्छाई देखने के लिए भी अपने माइंड को ट्रेन करें। और मैं ऐसे जानता हूँ कई कपल ऐसे हैं, वो बैठते हैं, कोई आता जाता है, वो बेटे की बुराई करते रहते हैं, वो जबकि गलत। दूसरों को अच्छाइयां दिख रही होती हैं। जी नितिन जी। सर देखिए, पेरेंटिंग का पूरा मॉडल जो है वो चेंज हुआ है। हम लोग एक एक्सट्रीम फास्ट पेस
संक्रांत काल से गुजर रहे हैं। तो 1960 में जो पेरेंटिंग थी, वहां बच्चे असेट हुआ करते थे और बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता था कि वो माँ बाप के लिए असेट की तरह काम करेंगे। 1980s तक आते आते बच्चे असेट नहीं है, लाइबिलिटी है। माँ बाप माँ बाप सब कुछ उनके लिए कर रहे होते हैं। माँ बाप को लगता है ये मैं जो नहीं कर पाया वो इनको दे दूं। एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं, एक्सट्रीम प्रोटेक्टिवनेस होने लगती है, फैमिली के साइज घट रहे हैं। इस वजह से वो जो एक न्यूक्लियस फैमिली वर्सेस एक बड़ी फैमिली थी, जैसे बड़ी फैमिली होती थी तो जो दादा दादी होते थे वो बच्चे की हमेशा बड़ाई ही करते थे। उनका प्रेम इतना ज्यादा होता था बच्चे के प्रति कि वो प्रेम अगर आप भी याद करेंगे तो आपको अपने दादा और नाना नानी का हमेशा स्नेह ही याद आएगा। बहुत कम केसेस में आपको उनकी डांट याद आएगी। माँ बाप स्ट्रिक्ट रूप अपना लेते थे। दादा दादी के पास बच्चा माँ बाप के पास रहता ही नहीं था, दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता था। दादा दादी के पास टाइम ही टाइम होता था, वो बच्चे को खूब टाइम दिया करते थे। आज हम एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं जहां पर हर किसी को अपने रोल्स को डिफाइन करने की जरूरत है। जैसे अमेरिका में लोग एथिक्स की क्लासेस लेते हैं, अमेरिका में लोग पेरेंटिंग की क्लासेस लेते हैं, ऐसे ही इंडिया में बहुत जरूरी है कि हम पेरेंटिंग की हमारी जो विधा थी उस पर वापस जाएं। पेरेंटिंग की विधा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? अगर पेरेंटिंग की विधा को समझना है तो हमको स्नेह शब्द को समझना पड़ेगा। जो हमें याद रखना पड़ेगा कि भृगु के लात मारने पर श्री हरि जाते हैं, पैर पकड़ पुकारते हैं और कहते हैं प्रभु आपको चोट तो नहीं आई, मेरी छाती वज्र की बनी। वो है जो स्नेह की परिभाषा है। अगर आप इतना स्नेह करते हैं तो वास्तव में जो बॉन्ड बच्चे के साथ आपका बनेगा, उस बॉन्ड से आप बच्चे से कुछ भी करा सकते हो। यहाँ कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप उससे ये उम्मीद करने लगो कि वो आपके वाली जिंदगी जिएगा। वो जिंदगी आज के समय के हिसाब से जिएगा मैं और उसमें आपसे कलर्स क्षमा आपके क्षमा होंगे। जी, मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखा और प्रेम जी से भी क्षमा चाहूंगा कि उस बिंदु को विस्तार देने के लिए समय नहीं है। तो आप दोनों का आभार करने के साथ साथ हम सबकी ऐसी प्रार्थना है कि सब प्रसन्न रहें और उस प्रसन्नता के बने रहने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ही आवश्यक है। मीडिया हमको क्या समझ दे रहा है, उसको लेके हम क्या प्रोसेस बना रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उसका मन कैसा बन रहा है, इस तरफ भी हमें सजगता से सोचना अनिवार्य है। नितिन जी का बहुत आभार, प्रेम जी का बहुत आभार, बहुत सार्थक चर्चा रही। आपने हमारा साथ दिया, आपका बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।